हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप सभी साथियों के? कैसे हैं आप सभी लोग? प्यारे साथियों, आई होप कि आपको पहली क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, जीके जीएस के खजाने की। आज इसी की दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद रखिएगा, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने जाएंगे मेरे भाई। क्या आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने जाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ेंगे और जानेंगे इससे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर क्या है। तो फटाफट सभी लोग आ जाइए और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को भी पहुंचा दीजिएगा। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आइए प्यारे साथियों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स की, जो कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग बात करें इनका कार्यकाल, तो 1774 से लेकर 1785 तक इनका कार्यकाल था। बनारस की संधि इन्हीं के समय पे होती है, 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। याद रखिएगा, लेकिन जो कलकत्ता में उच्च न्यायालय बना था ना, वो 1774 में बना था। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा अच्छी तरीके से। 1774 में फैजाबाद की संधि 1775 में होती है। किसके समय पे? याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। नंद कुमार पर अभियोग लगाया जाता है 1775 पे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पे आता है। महाभियोग, हेस्टिंग्स भारत का एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पर बर्क ने महाभियोग का मुकदमा दायर किया था। याद रखिएगा, जिसने बर्क ने क्या किया था? महाभियोग का मुकदमा दायर किया था। तो ये सारे के सारे प्रश्न क्या आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले में ये अगला जो आएगा जॉन मैकफरसन आपके सामने आएगा। इसका कार्यकाल 85 से 86 के बीच में है। ये भारत में अस्थायी नियुक्ति का गवर्नर था। मात्र 1 वर्ष तक ये रहा था। ठीक है, 1 वर्ष तक रहा था, ज्यादा कोई विशेष काम इसने नहीं किया था। अगला आएगा लॉर्ड कार्नवालिस मेरे भाई 1786 से लेकर 1793 तक लॉर्ड कार्नवालिस थे। कार्नवालिस ने सबसे पहले न्यायिक सुधार लेकर आए। कार्नवालिस कोड शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित, जिसके तहत न्याय प्रशासन, याद रखना मेरे भाई, जिसके तहत आपका न्याय प्रशासन तथा कर को पृथक कर दिया। अर्थात कलेक्टर की जो न्यायिक व फौजदारी शक्तियों ले ली गई और उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियां ही रह गई। तो आप यह कह सकते हो कि न्यायिक सुधार किया था, यानी शक्तियों का पृथक्करण किया था। आप ये भी इसको यहां पे कह सकते हैं। उनसे वकालत के पेशे को नियमित बनाया। याद रखिएगा मेरे भाई, उन्होंने वकालत के पेशे को क्या बनाया? नियमित बनाया था। सिविल सेवा सुधार, कार्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा यानी आईसीएस का जन्मदाता माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि कार्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा आईसीएस का जन्मदाता माना जाता है। प्रथम भारतीय आईसीएस सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 ईस्वी में बने थे। प्रारंभ में इस परीक्षा की अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष थी, जिसे लिटन ने घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। कितना कर दिया था? तो मेरे भाई याद रखिएगा, 19 वर्ष यहां पर कर दिया था। पुलिस सुधार, मेरे भाई याद रखिएगा कि कार्नवालिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों के पुलिस अधिकारों को समाप्त कर थानों की स्थापना की। क्या की मेरे भाई? थानों की स्थापना की और वहां एक दरोगा व कुछ पुलिस कर्मचारी नियुक्त किए। अंग्रेजी दंड नायकों को जिले की पुलिस का भार दिया गया। कार्नवालिस ने पुलिस तथा न्यायिक प्रशासन को सीधे अपने अधीन ले लिया। स्थायी बंदोबस्त, मेरे भाई वैसे तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे आता है कि स्थायी बंदोबस्त से कौन है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई। 1790 ईस्वी में बंगाल के जमींदारों से 10 वर्षीय व्यवस्था की गई, जिसे 1793 में स्थायी कर दिया गया, जिसे स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को अब भू राजस्व का 10/11 भाग कंपनी को तथा 1/भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। कंपनी ने यद्यपि इसे पूरी तरह से अपने हित में बताया, परंतु शीघ्र ही यह व्यवस्था उत्पीड़न तथा शोषण का साधन बन गई। इसके बाद राजस्व सुधार, मेरे भाई याद रखिएगा
कि कॉर्नवालिस ने 1787 ईस्वी में प्रांत को राजस्व क्षेत्र यानी 36 से घटाकर 28 तक कर दी में विभाजित उन पर एक कलेक्टर नियुक्त किया। 1790 में जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। याद रखिएगा भाई, भूमि का स्वामी मान लिया गया। कब? 1790 में जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। शर्त यह थी कि कंपनी को वार्षिक कर देते रहेंगे और उनसे रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की। ठीक है, याद रखिएगा। कॉर्नवालिस ने व्यापारिक सुधारों तथा ठेकेदारों के स्थान पर, मेरे भाई याद रखिएगा, प्रतिनिधियों द्वारा माल लेने की व्यवस्था बना दी तथा निजी व्यापार को समाप्त कर दिया। निजी व्यापार को क्या कर दिया मेरे भाई? निजी व्यापार को समाप्त कर दिया। कंपनी के कार्यकर्ताओं के वेतन को बढ़ाकर बेईमानी व धूर्तवादी को खत्म करने के प्रयास के साथ ही उसने प्रत्येक पदाधिकारी को भारत से आने से पूर्व अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने को बाध्य किया। मतलब कोई भी अगर पदाधिकारी ब्रिटिश से आ रहा है तो अपनी संपत्ति का पहले वो क्या देगा? अपनी संपत्ति का पहले वो ब्यौरा देगा। इसके बाद आए सर जॉन शोर। मेरे भाई सर जॉन शोर का कार्यकाल 93 से लेकर 98 तक था। इनके समय में एक चार्टर एक्ट पास होता है। इसने मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। सर जॉन शोर के समय में ही निजाम और मराठों के बीच में 1795 में खरदा का युद्ध होता है। भाई किसका युद्ध होता है? 1795 में खरदा का युद्ध यहां पर लड़ा गया था। क्लियर है, याद रखिएगा। लॉर्ड वेलेजली याद रखिएगा 1798 से लेकर 1805 तक। 1798 में रिचर्ड कॉल वेलेजली, जिसे मार्किस ऑफ वेलेजली भी कहा जाता है, भारत का गवर्नर जनरल बना। लॉर्ड वेलेजली बंगाल के शेर, याद रखिएगा, बंगाल का शेर के उपनाम से प्रसिद्ध था। बंगाल के शेर के उपनाम से प्रसिद्ध था। वह अपनी सहायक संधि प्रणाली के कारण प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व भारत में डुप्ले द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भारत में डुप्ले द्वारा यहां पर किया गया था। मेरे भाई सहायक संधि की अगर हम बात करें तो सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन से थे? हैदराबाद था, मैसूर था, तंजौर था, अवध था, पेशवा था, भोसले था और यहां पे सिंधिया था। इन राज्यों के अलावा सहायक संधि को स्वीकार करने वाले अन्य राज्य भी थे, जैसे उदयपुर था, जोधपुर था, मछेड़ी था, बूंदी तथा भरतपुर था, राजस्थान के पड़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई। इसी के कार्यकाल के दौरान द्वितीय अफगान, याद रखिए कौन सा? द्वितीय अफगान आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध यहां पे हुआ था। और वेलेजली के समय चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी लड़ा गया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी लड़ा गया, जिसमें श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू को वीर गति प्राप्त हुई। नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवक को प्रशिक्षित करने के लिए 1800 में लॉर्ड वेलेजली में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1799 ईस्वी में वेलेजली ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया और 1803 में इसने बाल हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब 99 में प्रेस में प्रतिबंध लगा दिया और मेरे भाई याद रखिएगा 1803 में बाल हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध इसने लगा दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद एक बार फिर से लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है 1805 में और इस बार इसकी क्या हो जाती है मेरे भाई? गाजीपुर में मृत्यु हो जाती है और याद रखिएगा उसकी समाधि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में ही है। अगला आएगा जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो कहेंगे उसने हस्तक्षेप की नीति का कठोरता से पालन किया। उसने सिंधिया को ग्वालियर तथा गोहुत के प्रदेश वापस कर दिए। राजपूतों से ब्रिटिश सुरक्षा को वापस ले लिया, किंतु उसने डायरेक्टरों की आज्ञा के विरुद्ध बेसीन की संधि जारी रखी। किसकी मेरे भाई? बेसीन की संधि जारी रखी। इसी काल में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ। कौन सा हुआ मेरे भाई? वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ जिसके कारण फौजी वर्दियों को पहनने, बालों को काटने आदि से संबंधित था, जिसे मद्रास के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या किया था? शांत किया था। इस विद्रोह के कारण ही बार्लो को वापस बुला लिया गया। इस विद्रोह के कारण में बार्लो को वापस बुला लिया गया। इसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम आता है 1807 से लेकर 1813 तक। गवर्नर जनरल के रूप में भारत आने से पूर्व वह नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष था। इसके समय में पर्शिया के शाह से एक संधि हुई जिसके अनुसार कोई भी विदेशी की सेना उसकी अनुमति के बिना उसके क्षेत्र से नहीं गुजर सकती है।
और 1809 में सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई क्या, ये अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि 1809 में हुई, इसमें सम्मिलित हुआ था। संधि पर अंग्रेजों की ओर से चार्ल्स मैटकॉफ ने क्या किए थे, हत्याक्षर किए थे। चार्ल्स मैटकॉफ ने क्या किए थे, हत्याक्षर किए थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823, मेरे भाई आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था इसके समय पे, पिंडारियों का दमन हुआ था। हेस्टिंग्स द्वारा मराठा को तृतीय युद्ध में पराजित कर दिया था और मराठा संघों को क्या कर दिया, यहां पे मेरे भाई भंग कर दिया था। इसके बाद लॉर्ड विलियम पिट एमहर्ट्स यहां पर आते हैं। एमहर्ट्स क्या करते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा, एमहर्ट्स के समय पे याद रखिएगा यांडबू की संधि होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंग्ल बर्मा युद्ध होता है और यांडबू की क्या होती है, संधि होती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इसमें यह भी याद रखिएगा आप लोग अच्छी तरीके से कि 1824 में बैरकपुर का सिपाही विद्रोह भी इसके समय ही हुआ था। ठीक है, 1824 का बैरकपुर में जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो इसी के समय पे हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये बंगाल के गवर्नर जनरल है। इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों के सामने आएगा। इसको एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, 3 बार वीडियोस को देखिएगा। अभी एक बार देख लिया, फिर थोड़ी दिनों बाद 2x की स्पीड में देख लीजिएगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, तो आप इसको आप जुड़ जाइए इससे, यहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, समय अनमोल है, इस खजाने को लूट लीजिए। ये खजाना आपके पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। देखिए खजाने का मतलब होता है कि आपके पास एक ऐसा खजाना होना चाहिए मुसीबत के समय जो काम दे। तो ये वही है, कम समय में पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, कम समय में पॉइंट टू पॉइंट चीजें हमें पता है, उन चीजों को हमने रिवाइज कर लिया। एक प्रकार से आपका रिवीजन हो रहा है, जो कि कम समय पे हो रहा है। ठीक है प्यारे साथियों, कमेंट करके बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम लोग और गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।